तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 3 प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर पहला जो टॉपिक है एसिड, बेस, न्यूट्रल और स्पेशल रिफ्रैक्ट्री को जानना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा एसिड, बेस, न्यूट्रल और स्पेशल रिफ्रैक्ट्री को डिफाइन करना, और जो एसिड, बेस और न्यूट्रल एंड बेसिक टाइप स्पेशल टाइप के जो रिफ्रैक्ट्री हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यूज किया जाता है इन रिफ्रैक्ट्री को बनाने के लिए, ये इसको रिकॉग्नाइज करना। तो एसिड रिफ्रैक्ट्री क्या होता है कि एसिड रिफ्रैक्ट्री वो रिफ्रैक्ट्री मटेरियल होता है कि जो एसिडिक कंडीशन जैसे कि स्लैग, फ्यूम और गैसेस को हाई टेम्परेचर पर रजिस्ट कर सकता है। और ये जो है एसिडिक रिफ्रैक्ट्री बेसिक कंपोनेंट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कोरोजन होता है, मासिव कोरोजन होता है रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग में। तो इस मासिव कोरोजन के कारण हमारा जो रिफ्रैक्ट्री का लाइफ होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी जल्दी इरोड होता है वो रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स। इसीलिए हम लोग इस एसिडिक रिफ्रैक्ट्री को बेसिक कंपोनेंट के केस में या बेसिक इन्वायरमेंट के केस में यूज़ नहीं करते हैं। इस रिफ्रैक्ट्री का यूज़ हम लोग वैसे जगह करते हैं जहाँ की स्लैग और एटमॉस्फेयर एसिडिक होता है। और एसिडिक रिफ्रैक्ट्री के मटेरियल की बात करें तो हम लोग सिलिका और फायर क्ले का यूज़ एसिडिक रिफ्रैक्ट्री को बनाने के लिए करते हैं। दोनों रिफ्रैक्ट्री में जो है सिलिका और फायर क्ले रिफ्रैक्ट्री में मेजर कंटेंट जो है वो सिलिका मटेरियल्स का होता है। और किसी भी बेसिक इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि हम लोग कहें स्टील लैडल या बर्निंग जोन, सीमेंट रोटरी क्लीन का, इन सब में यदि हम लोग इस रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं तो ये सिलिकेट का काफ़ी सारा फेज बनाता है, और जो कि लो मेल्टिंग फेज होता है, और इस वजह से ये रिफ्रैक्ट्री के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण कि इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग बहुत जल्दी डिग्रेड होता है या डिटोरिएट होता है। इस वजह से हम लोग एसिडिक रिफ्रैक्ट्री का यूज़ स्टील लैडल में या सीमेंट रोटरी क्लीन के बर्निंग जोन में नहीं करते हैं। और एसिडिक रिफ्रैक्ट्री का यूज़ हम लोग जहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि हम लोग ग्लास मेल्टिंग टैंक फर्नेस के अंदर, कोक ओवन के अंदर और हॉट ब्लास्ट स्टोव के अंदर करते हैं। ये था एसिडिक रिफ्रैक्ट्री। अब हम लोग आगे देख रहे हैं बेसिक रिफ्रैक्ट्री। बेसिक रिफ्रैक्ट्री वो रिफ्रैक्ट्री मटेरियल होता है कि जो एसिडिक कंपोनेंट के द्वारा अटैक तो होता है, लेकिन ये बेसिक इन्वायरमेंट या एल्कलाइन स्लैग, डस्ट, फ्यूम और इन्वायरमेंट में ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। इसीलिए इसका यूज़ हम लोग एल्कलाइन इन्वायरमेंट में के लिए करते हैं। और ये चूँकि ये जो बेसिक रिफ्रैक्ट्री होता है ये एल्कलाइन स्लैग से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ वहाँ पे करते हैं। और जैसे कि हमारा स्टील मेकिंग प्रोसेस हुआ, स्टील मेकिंग प्रोसेस में हम लोग अभी कन्वर्टर को देखे, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को देखे, स्टील लैडल को देखे, ये स्टील मेकिंग प्रोसेस का फर्नेस था। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं। नॉन फेरस मेटलर्जिकल ऑपरेशन, जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, ये नॉन फेरस मेटल्स हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिक रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का में जो मेजर कंपोनेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड्स होता है, जो कि एक बेसिक टाइप का रॉ मटेरियल्स होता है। तो बेसिक रॉ मटेरियल्स होगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट बेसिक होगा, इसीलिए उसके फर्नेस के लाइनिंग के लिए हम लोग बेसिक रिफ्रैक्ट्रीज का यूज़ करते हैं। बेसिक रिफ्रैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे पास मैग्नीशिया, डोलोमाइट, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं बेसिक रिफ्रैक्ट्री बनाने के लिए। बेसिक रिफ्रैक्ट्री को हम लोग कभी भी
एसिडिक कंडीशन जैसे कि ग्लास मेल्टिंग टैंक फर्नेस में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वहाँ पे हम लोग यूज़ कर देंगे तो लो मेल्टिंग सिलिकेट फेज बनाएगा, जिससे कि काफ़ी जल्दी रिफ्रैक्ट्री इरोड और करोड होगा। न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री क्या होता है कि ये रिफ्रैक्ट्री दोनों केस के लिए स्टेबल होता है, एसिडिक हो या बेसिक हो, और इस रिफ्रैक्ट्री का यूज़ हम लोग दोनों एटमॉस्फेयर के लिए, एसिडिक और बेसिक दोनों एटमॉस्फेयर के लिए कर सकते हैं। और ये रिफ्रैक्ट्री ज़्यादातर इसीलिए हम लोग इस रिफ्रैक्ट्री को कॉमनली प्रीफर करते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि लो टेम्परेचर पे ये रिफ्रैक्ट्री तो न्यूट्रल के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर होता है तो ये सामने वाले कंपोनेंट के अपोजिट जैसा बिहेव करने लगता है, सामने वाले कंपोनेंट के साथ ये रिएक्ट करने लगता है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि केमिकल एफिनिटी टुवर्ड्स द कंपोनेंट एट हाई टेम्परेचर। तो इसीलिए जो है कि हम लोग न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री का यूज जो है बहुत हाई एग्रेसिव इन्वायरमेंट पर, हाई टेम्परेचर पर रेयरली करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये क्या करने लगेगा कि एसिडिक टाइप का बिहेव करने लगेगा। यदि कोई बेसिक मटेरियल है तो एसिडिक टाइप का बिहेव करने लगेगा बेसिक मटेरियल के सामने, तो ये रिफ्रैक्ट्री के साथ आसानी से रिएक्ट करने लगेगा, और रिएक्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं कोरोजन और इरोजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और लाइनिंग का लाइफ जो है काफ़ी कम हो जाएगा। और न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव मटेरियल की बात करें तो कार्बन और ग्रेफाइट सबसे इनर्ट मटेरियल होता है। इसके बाद एल्यूमिना, क्रोम ऑक्साइड्स, ये तीन जो है न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। आउट ऑफ दीज मटेरियल जो है ग्रेफाइट इज लिस्ट रिएक्टिव मटेरियल होता है। ग्रेफाइट सबसे कम रिएक्टिव मटेरियल होता है, तभी हम लोग कहें कि इसको मोस्ट इनर्ट मटेरियल कहें। और इसका यूज हम लोग मेटलर्जिकल फर्नेस मतलब आयरन मेकिंग, स्टील में मेकिंग जो फर्नेसेस होते हैं उसके लिए करते हैं। वहाँ पर भी जहाँ की हम लोग ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकें या बहुत कम ऑक्सीडेशन हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि कार्बन कंटेंट रिफ्रैक्ट्री में है और हाई टेम्परेचर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो CO2 बनाता है। इसीलिए हम उस प्रोसेस में करते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर पाए। वहीं हम लोग यदि एल्यूमिना और क्रोम ऑक्साइड्स को देखें तो ये लो टेम्परेचर पर तो स्टेबल होता है और ये न्यूट्रल के तरह बिहेव करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये लिटिल एसिडिक नेचर के तरह बिहेव करता है। और यदि सामने वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा तो ये उसे रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग हाई टेम्परेचर पर इसीलिए वो मटेरियल जो है एल्यूमिना और क्रोम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर केमिकल न्यूट्रलिटी जो होता है उसका वो खो देता है या वैलिड नहीं रहता है, और वो थोड़ा एसिडिक टाइप का क्योंकि बिहेव करने लगता है। ये हमारा 3 मेजर रिफ्रैक्ट्री था, एसिडिक रिफ्रैक्ट्री, बेसिक रिफ्रैक्ट्री और न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री। अब इन 3 रिफ्रैक्ट्री के अलावे भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करते हैं। काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करने के बावजूद उस रिफ्रैक्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वो भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और उस रिफ्रैक्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो इस सारे रिफ्रैक्ट्री को मिला करके हम लोग स्पेशल रिफ्रैक्ट्री कहते हैं, जैसे जिरकोन रिफ्रैक्ट्री, फ्यूज कास्ट रिफ्रैक्ट्री, इंसुलेटिंग रिफ्रैक्ट्री, सिरामिक फाइबर, सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री, नॉन ऑक्साइड रिफ्रैक्ट्री में बोरोन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री, टंगस्टन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री, सिलिकॉन नाइट्राइड रिफ्रैक्ट्री, बोरोन नाइट्राइड रिफ्रैक्ट्री। ये सब जो रिफ्रैक्ट्री है ये काफ़ी कम मात्रा में इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। मान लीजिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और रिफ्रैक्ट्री का थिकनेस काफ़ी कम रखना है हमको, तो हम उस केस में जिरकॉन रिफ्रैक्ट्री का यूज करते हैं। इन सब रिफ्रैक्ट्री में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाया जाता है
जिसको कि हम लोग आगे के क्लास में जब हम लोग इंडिविजुअल रिफ्रैक्ट्री को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जिरकोन का क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है, फ्यूज कास्ट रिफ्रैक्ट्री का क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है, सोलेटिंग रिफ्रैक्ट्री का क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है, सिरेमिक फाइबर्स का क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इन कुछ खास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के कारण ही इस रिफ्रैक्ट्री का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।